PhD equals to progress, harmony, development. PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दिल्ली हेडक्वार्टर्स से आप देखने जा रहे हैं DRS इनसाइट्स का मेगा शो, जहां हमारी एडिटर डॉक्टर नेहा सिंह के साथ स्पेशल सेशन में शामिल होंगे आर्थिक जगत के दिग्गज। What is empowerment versus the excess? स्टॉक मार्केट में सीखना और जानना या इन्वेस्टमेंट करना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना अपना पैसे को बचाना मुश्किल काम है। रिस्क को डिफाइन करना, अपनी खुद की इंटेंशन को इन्वेस्ट करने की समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू डिसाइड हाउ यू वांट टू मेक योर पोर्टफोलियो और आपको किस एसेट क्लास में जाना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर इस बार हम नहीं कर पाए तो शायद अगला मौका मिले ना मिले पता नहीं। अभी हमने देखा एक्टर विजय सीएम है तमिलनाडु के, उन्होंने जो एसेट्स डिक्लेयर करी कितने की थी? 624 करोड़ की, लेकिन उन्होंने मार्केट में कितना पैसा लगाया है? डॉक्टर नेहा सिंह, मिस्टर संजीव गुप्ता, मिस्टर जैनेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर रवि सिंह, Mr. Ankul Jalan to please come. Dr. Neha Singh is the editor in DRS Insight. She interacts with the leading market experts. Jayendra Malhotra ji, he is a practicing chartered accountant having rich experience in tax planning and investment consulting. उनकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है। नेक्स्ट टू संजीव गुप्ता जी इज अ लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, a leading merchant banker, and among the PhD people, he is the only one among all those who are sitting with here, is senior to me as far as PhD managing committee is concerned. He worked with the name Next Gen Financials. Next to him is Dr. Ravi Singh, a thorough professional, worked as a research head for various companies like SMC, Carvey, Share India, and presently he is with the Master Trust. And सच्चाई तो ये कहूँ इनके बारे में, एक वो मुझे विनोद अग्रवाल का भजन याद आ गया इनको देखकर कि वो करते हो तुम रवि बाबू नाम मेरा हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पैनलिस्ट टुडे वाज ब्रॉट बाय डॉक्टर रवि सिंह ओनली। नेक्स्ट टू हिम इज पुनीत अग्रवाल। पुनीत अग्रवाल अगेन शक्ल से छोटे लगते हैं, बट ही हैज़ मोर देन 20 years of leadership experience in various fields of capital market, and as I said, son-in-law बनते हैं। His father-in-law is the leading stock broker, मतलब the largest clearing member of the country, Globe Capital। यशपाल मेहंदी रत्ता जी के आप son-in-law हैं। Over to you, Dr. Neha Singh. Please continue. थैंक यू सो मच सर, एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा आज का लास्ट पैनल है, सो आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पर हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। हमारे से पहले अभी यहाँ पे एक्सपर्ट्स थे, बड़े बड़े टर्म्स यूज़ कर रहे थे, पर एक स्टोरी है इंडिया के ग्रोथ की, इंडिया के इंक्लूजन की, इंडिया के एम्पावरमेंट की। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टोरी जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, इन दोनों चीज़ों के साथ, और एक एक्सपर्ट पैनल है यहाँ पर जो कि वेरीड फील्ड से हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। भारत का एक सपना है 2047 तक विकसित भारत बनने का, पर ये हमारे हर एक इंसान, हर आम आदमी के फाइनेंशियल मार्केट में एम्पावर्ड होने के साथ साथ इन्वेस्ट करने के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। इसी कोशिश के साथ हम लोग एक चैनल लेकर आए थे कुछ टाइम पहले, DRS इनसाइट्स, जिसमें हमारा मेन मकसद है सबको एजुकेट करना। वो एक आम आदमी भी जो घर में बैठकर सोचता है कि हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए इजी शब्दों में और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा
उसको सलाह पहुँचे, ताकि क्रेडिबल भी उसके साथ नॉलेज हो उसको। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले संजीव जी आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हम लोग कहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को हम देखते हैं दे वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, लेकिन क्या सिर्फ एक्सेस होना कि फाइनेंशियल मॉडल्स का या फिर प्रोडक्ट्स का वो है, या फिर उनको नॉलेज करके एम्पावर करना ज़्यादा ज़रूरी है? Thank you, Neha, for this opportunity. So, I think you've rightly touched upon what is empowerment versus the excess. And I think excess is increasing, is available to almost everyone because of the digitization of the entire platform of stock exchange and banking and the related, custodians and everything else and the stockbrokers and everything. But it is not really empowerment. Empowerment is actually delivering, as you rightly asked the question, is delivering the knowledge of not only the market but also its choice. And not only stock market but also the choice within the stock market. It's actually empowering people with this knowledge, not only through the availability of all the digital, I would say, collaterals which are required to take a estimated, or I would say a kind of studied, calculated thought process to reach a conclusion about a decision. Even if it is within the capital market, I would say between various sectors. I think Gurmeet, led by a lot of other experts, did talk about various sectors, and I think that's already well established with people. But even with the disclosures that the companies are giving, somehow key parameters which are there which should help them analyze what is one company and how it is to be distinguished with the others. One class, let's say if it is stock market versus let's say the debt market, one capital market versus the commodities like gold, silver and others, and for that matter various classes within those, mutual funds, whether they are balanced or they are focused on equity or debt or whatever, and similarly going from what kind of a portfolio to structure for your needs, which could have various aspects. So it's not really a herd mentality that you can follow, and that this empowerment itself is very, very important in terms of delivering the entire knowledge to make these decisions, these choices, and finally deciding as per your financial parameters. I think that is what I would like to say. Thank you. राइट, तो ये हो गई आपकी राय इस पर। रवि जी, क्योंकि आप सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट हैं, हम आपको कई स्टॉक मार्केट पर बहुत राय देते हुए देखते भी हैं यहाँ पर, तो ये बताइए कि आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ रहा है क्या मार्केट में उस रेशियो से जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए? और दूसरी बात ये, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपने जो सवाल पूछा है दो है कि क्या नए लोग जो आ रहे हैं और दूसरा जो अभी आने की तैयारी कर रहे हैं। मैं सेकंड पार्ट से आपको पहले आंसर देता हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको सबको ध्यान से सुनने की बात है। अगर आपको कुछ नहीं स्टॉक मार्केट में पता है तो आप काइंडली रजिस्टर योर सेल्फ विथ PhD। कोई भी यहाँ का इवेंट होता है, इसकी वेबसाइट को जाकर देखिए, और जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता हो वो यहाँ के कुछ ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इवेंट को अटेंड करे, उसका दिमाग भी चलने लगेगा, उसका इन्वेस्टमेंट भी दौड़ने लगेगा और उसको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम तो पैनलिस्ट हैं, यहाँ से दुनिया बिल्कुल डिफरेंट दिखती है, लेकिन जो आप लोग बैठे हुए हैं, मैं जो देख पा रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है, जाना है, स्टॉक मार्केट पे उनसे कभी बात हुई है। तो आप जब ऐसा गेट टुगेदर करेंगे तो आप खुद ब खुद जो है वो स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सीख लेंगे।
और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट में सीखना और जानना या इन्वेस्टमेंट करना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना अपना पैसे को बचाना मुश्किल काम है। और आपको मैं बताऊं कि अगर डेटा के हिसाब से आप देखिए तो 95% लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके सिर्फ लॉस करते हैं। 99% नहीं है, 95% के आसपास है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, कोई कभी किसी चीज़ का ज्ञान दे रहा होता है, कोई कहता है ये ले लो वो चल जाएगा, जब ले लो तब वो गिर जाता है, कोई कहता है इसको खरीद लो ये चल जाएगा, जब उसको खरीद लो तो बहुत से लोग खरीद चुके होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पास करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जहाँ पर बात है, वहाँ पर आना, उस लेवल तक पहुँचना, सबसे पहले वहाँ की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नए लोग मार्केट पे आना चाहते हैं वो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ के 3-4 सेमिनार पर आएँ, बोर हों, परेशान हों, समझें, आपका अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे लोग मिलेंगे। पहला जो आप कह रहे हैं, देखिए अगर आप आज एक लाइफ बिता रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी के लोग हैं, नई जनरेशन आए हैं जो अभी डरे हुए हैं वो मार्केट से, वो पीछे बैठ के कभी बीच बीच में निकल भी ले रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने सीट नहीं छोड़नी अपनी, बीच में वो लोग बैठे हुए हैं जो लोग दोनों तरफ से समझना चाहते हैं। मेरा पॉइंट सिंपल है कि आप यदि आप मार्केट में काम करने आए तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इस सारे तरीके के लोग देखने मिलेंगे। मतलब कुछ लोग आपको ज्ञान देंगे, कुछ लोग आपको बचाएंगे, कुछ लोग आपको बिगाड़ेंगे, लेकिन मार्केट ऐसे ही चलता है। और इस मार्केट को अगर आपको समझना है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो आपने बात कही, मैं आपको बताऊं, आज के समय में अगर आपके गोल अचीव करने, मुझे अगर आज सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पीछे जनरेशन उससे स्टार्ट करता हूँ। एक बंदा है जो आज नौकरी जस्ट पाया है, उसको ये नहीं पता उसको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, वो वहाँ पर ये समझने यहाँ पर आया है कि मैं कहाँ कर लूँ, क्या कर लूँ, ज्ञान तो सबने दे दिया, कहाँ पर लगाऊँ पैसे, कैसे लगाऊँ, क्या मैं इंश्योरेंस बाय करूँ, क्या मैं बच्चे की मेरी शादी आगे होने वाली है तो उसके लिए सोना बाय करूँ कि नहीं करूँ, मैं आगे जो मेरे खर्चे, मुझे मकान खरीदना है उसकी EMI को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँ। मैं आपको एक बहुत सिंपल प्लानिंग तरीका बताता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, उसके लिए आप फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे मिलते रहिए। पहला, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सब पहले जाके अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा लो, क्योंकि आपके निकल जाने के बाद उसका फायदा घर वालों को मिलेगा। मैंने यही किया, जब मैं यहाँ पर मार्केट में आया तो मुझसे मेरा DK अग्रवाल जी चले गए हैं, मैं उन्हीं के पास सबसे पहले मिला था, तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने सिंपल समझा, मेरे को कहा बहुत रिस्क है, ये है वो है, यहाँ पे आपके गोल हो सकते हैं, रिस्क फ्री करना है तो आपको बेस्ट है आप ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट ले लीजिए। आपके पास पैसा बहुत है, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने प्लान को उस हिसाब से डिस्कस करिए। तो बेटर है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आप ये आप नहीं समझेंगे तो आपके गोल कभी अचीव नहीं होंगे। जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी, जब आपको बच्चे की शादी की ज़रूरत होगी, जब आपको ज्वेलरी की ज़रूरत होगी, दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो हर समय हाथ ही फैलाना पड़ेगा। तो रियलिटी यही है। अब इस जान करके आप लोगों को यहाँ पर निवेश करना है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं जान कर निवेश करना है, पर पुनीत जी, जैसा कि रवि जी ने कहा कि ऑप्शंस बहुत हैं इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड है हमारे पास, यहाँ तक कि रियल एस्टेट है, इक्विटी मार्केट है, और अब तो कहते हैं क्रिप्टो भी है। तो ऐसे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे लिया जाए और कैसे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, आपको किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, वो डिपेंड सबसे पहले इस बात पे करता है कि आप लोग कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने टाइम के लिए आपको पैसा ब्लॉक करना है और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर आपका प्राइमरी गोल इन्वेस्ट करने का कैपिटल प्रोटेक्शन है तो बहुत सारे एसेट क्लासेस आपके लिए नहीं है, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अब ठीक है सर? हाँ, अगर आपको बहुत सारे एसेट क्लासेस जो आपके लिए नहीं है, रिस्क को डिफाइन करना, अपनी खुद की इंटेंशन को इन्वेस्ट करने की समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू डिसाइड हाउ यू वांट टू मेक योर पोर्टफोलियो और आपको किस एसेट क्लास में जाना है। मैम ने जैसे भी बोला क्रिप्टो, अब टेक्निकली क्रिप्टो को एसेट क्लास कुछ लोग मानेंगे ही नहीं, कुछ लोग उसके पीछे बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लीगली भारत सरकार तो उसको या RBI तो हमारा उसको रिकग्नाइज नहीं करता है। बट हैविंग सेड दैट,
आज आप उसको अगर उस रिस्क को अपने प्रोफाइल में अपने पोर्टफोलियो में लेके आना चाहते हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो ऐसी मार्केट है जिसके अंदर 100 और 0 दोनों पॉसिबल है। आज अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट बेस्ड पैसा लगाना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिक्विडिटी और रिटर्न्स आपकी किस तरीके से सर्कुलेट करेंगी। बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर भी आप कितना आप रिस्क लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो कितना बड़ा आप बना रहे हैं। जैसे नॉर्मली डेट, इक्विटी, कमोडिटीज़, हाई वैल्यू मेटल्स या रियल एस्टेट के बीच में बैलेंस करने को लोग बोलते हैं। तो जितना आपका रिस्की पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस करने के लिए सेफ पोर्टफोलियो की रिटर्न उतनी रहे तो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन थोड़ी आपको मिल जाएगी। नहीं तो जैसे सर ने बोला था कि 1 करोड़ रुपए का आप अपनी इंश्योरेंस करवा लीजिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर जा रहे हैं तो शायद घर वालों को उससे कुछ मिल जाए। 95% लोग पैसा खोते ही हैं। एक्सेस मार्केट का मिल जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ये पता है विच इन्वेस्टमेंट टू मेक, व्हेन टू मेक एंड व्हेन टू एग्जिट। रिटर्न्स को कैलकुलेट करना, इससे पहले वाले सेशन में बात करते लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि 25% के नीचे तो स्टॉक मार्केट से रिटर्न आ रही है, तो वी आर एक्चुअली एट अ लूजिंग एंड। वो एक सिनेरियो हो सकता है, वो एक टर्म हो सकता है, वो बेस नहीं हो सकता। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस उस पर बेस है तो फिर यू आर एवेंचुअली गोइंग टू लूज मनी बिकॉज द टाइप ऑफ रिस्क यू आर गोइंग टू टेक मे और मे नॉट वर्क फॉर यू। इवन इफ यू हैव टू टेक दैट रिस्क, 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन मेक सेंस, बट ओवरऑल उसके पीछे भागने का कोई सेंस नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन हैज़ टू बी इन डेट, हैज़ टू बी इन इक्विटी, फिक्स्ड इनकम जनरेटेड प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। 25-30% आपका डायरेक्ट इक्विटी में भी एक्सपोजर रहे ताकि आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ भी मिले, कंट्री की ग्रोथ स्टोरी से भी आपको इम्पैक्ट मिले। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट ब्लाइंडली गोइंग आफ्टर वन थिंग और एनी एसेट क्लास डजंट मेक एनी सेंस। वेरी वेल सेड। पुनीत जी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं जयंत जी, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। कई बार हम टीवी चैनल्स पर देखते हैं पूरी भारत की इकोनॉमी पर राय देते हुए जयंत जी को। जयंत जी, हम इससे पहले पैनल में भी हम देख रहे थे और इट्स अ फैक्ट ऑल्सो कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही हैं। लेकिन अब अगर हम इंडिया की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टमेंट है या डोमेस्टिक कंजम्पशन है, इसको हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, ये अभी जारी रहने वाली है? थैंक यू नेहा जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक सबरवाल सर, क्या मैं किसी बात को काट सकता हूँ यहाँ पे बैठ के? मैं पहले ना जस्ट इसलिए क्योंकि जिसकी बात मैं काट रहा हूँ है नहीं यहाँ पे। अच्छा जैन जी, आपने वैसे सही आदमी से पूछ लिया, नहीं तो वो हो सकता है आप कट जाते। एफपीआई के बेचने से हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, पढ़ना चाहिए भी और पढ़ भी रहा है। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मुझे नहीं पता, क्योंकि इकोनॉमिक्स का गेम जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकता हूँ कि एफपीआई के लिए कहीं ना कहीं टैक्स का रिबेट के बारे में विचार करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स सिर्फ भारत देश में लगता है, दुनिया में कहीं एफपीआई पे नहीं लग रहा। पहला सबसे बड़ा दूसरा कारण है 31,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का जो हमारा एसआईपी आ रहा है, बहुत अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अगर इसके साथ एफपीआई का पॉजिटिव इन्फ्लो आएगा तो हमारा मार्केट बहुत अच्छा बूम करेगा, पहला। दूसरा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर इस बार हम नहीं कर पाए तो शायद अगला मौका मिले ना मिले पता नहीं। इस टाइम रज के कहते हैं ना, जब पंजाबी कहते हैं रज के करो जो काम करना है, टैक्स इंसेंटिव्स दो। सबरवाल जी भी थोड़ी देर पहले जब ये प्रोग्राम नहीं था, कहीं बोले कि आप इधर बैठो, तो जिनके साथ में बैठा था मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट किया, जो कि कई लोगों ने बोला कि आपने गलत बोला, बट मैं वो चीज़ यहाँ पे बोलूँगा, एसटीटी पे टैक्स लगाया, गलत किया सही किया उस पर नहीं जा रहा, किस विचार से किया मैं नहीं जा रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन के बारे में अब भारत सरकार को विचार कर लेना चाहिए। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा ही नहीं किसी का। आप देखो ना किस भाव का माल खरीदा हुआ है, 2-3 साल तो वैसे भी नहीं बनेगा किसी का, तो अगले 3 साल तक का टैक्स रिबेट दे दो लॉन्ग टर्म पे। 3 साल का आज खरीद लो, 3 साल के अंदर अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल, उसके बाद आप प्रोग्रेसिव टैक्स डाल दो। मेरा कहना से ना सबरवाल सर, अपनी दिल की जो एक तमन्ना होती है वो तो बोल सकते हैं ना, कि कम से कम
इस बार भी बहुत जब लोगों की बजट- दिल की तमन्ना जब- बोल रहे हैं। सबरवाल जी बजट था तो शायद समीर से साथ में बैठे हुए थे, तो मेरे को यही था तब भी कि आप एसटीटी पर टैक्स लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी विचार है वो आप अपने पास रखो, लेकिन रिटेलर को तो छोड़ दो। रिटेलर को क्यों परेशान कर रहे हो? पहला। दूसरा, हमारी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, उसका सिर्फ 2 इंडिकेटर है, सब लोग जानते भी हैं, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। एक ऑटो सेक्टर है, दूसरा बैंकिंग सेक्टर है। जब तक ये अच्छा रिजल्ट देता रहेगा, हमारी इकोनॉमी को कुछ नहीं हो रहा। ऑटो सेक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ऑटो सेक्टर की वजह से काफ़ी इंडस्ट्री मूव कर जाती है ऑटोमेटिकली। तो ऑटो अगर अच्छे नंबर्स देगा, बैंकिंग सपोर्ट कर देगा, ऑटो बैंकिंग ठीक ठाक चलता रहेगा, कभी भी रिसेशन नहीं आएगा। अच्छा, अब तो एक और नई चीज़ पीछे बोल गए कि रिसेशन का पता ही नहीं लग रहा, रिसेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि 0.5 0.2 पे भी चल रहा है। बट इंडिया में तो हम बहुत ऊपर चल रहे हैं, 5-6% तक आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ बड़ी अच्छी बात बोली है और कंटिन्यू करूँगा। वन ऑफ आवर मॉडरेटर्स बनास द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न्स। सर 10-12% से ऊपर अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लॉस तैयार रखना, फिर सिंपल समझ लो। ये यहाँ पे बड़ा सिंपल रूल है, 12% रूल ऑफ 72 होता है जी, 72 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ रिटर्न। अगर 4 साल में दुगना तिगुना हो रहा है, बस बहुत है भाई। इससे ज़्यादा आप जैसे ही आप बीटा बढ़ाओगे तो सीधा समझ लो लॉस होना ही होना है, और 10-12% का रिटर्न आराम से बन जाएगा। आपको जरा बॉन्ड नहीं बनना है वहाँ पे जाकर कि मैं कर लूँगा, मैं हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। अगर होना होता तो फिर अंबानी जी और बेचारे बजाज वगैरह इतनी इंडस्ट्री ना खोलते, 9:15 बजे मार्केट पे बैठते, 3:30 बजे धंधा बंद करते, 4-5 रवि जैसे रवि जी बैठे हैं ना, उनको बैठा हुए निकाल दो 4-5 करोड़ 500 करोड़ रुपए, नहीं पॉसिबल है। वो सब धंधा कर रहे हैं अपना। आप सिर्फ एक काम करिए, आप छोटा छोटा पैसा लगाते चले जाइए। इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। आप देखिए, आपने बातें भी हुई हैं इतना कि इकोनॉमी में क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। एक चीज़ में हम कमी में पीछे रह गए, वो है AI में। कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। मुझे लगता है कि भारत देश कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे रह गया है। इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा इन्फ्लोज में भी हो, बट अगर सरकार टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर पाए तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मार्केट के लिए होगा। Anybody who would want to answer, it's an open question. ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट करने से आज भी आम इंडियन डरता है। अभी हमने देखा एक्टर विजय CM है तमिलनाडु के, उन्होंने जो एसेट्स डिक्लेयर करी कितने की थी? 624 करोड़ की, लेकिन उन्होंने मार्केट में कितना पैसा लगाया है? 19 लाख रुपए। तो ऐसे कैसे हम पहुंचेंगे ग्रोथ स्टोरी पर? Who wants to answer this from the panel? ये सब आंसर करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। You tell us who you want the answer from. डॉक्टर रवि सिंह। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट उनकी मूवी की तरह ही है। कौन सी आएगी, उनकी कौन सी मूवी चल... बहुत करोड़ों कमाती है। नहीं, करोड़ों कमाती है, लेकिन कुछ कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। सलमान खान की भी पिक्चरें यहाँ पर फ्लॉप हो जाती हैं, और स्टॉक मार्केट पे भी बहुत से दिग्गज शेयर जो है वो पानियों के भाव यहाँ पर मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए ये प्रोग्राम जो आपका था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैं यही कहूँगा कि आपकी ये स्टोरी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब सारे फंड मैनेजर अब शायद मेरे ख्याल से उनकी तरफ जरूर देख रहे होंगे कि आप स्टॉक मार्केट की तरफ भी कुछ देखिए। तो फाइनेंशियल गोल उनका बहुत अच्छा शायद नहीं नजर आ रहा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हम उन तक ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट रवि रखना चाहूँगी क्लोजिंग करते हुए, कि DRS इनसाइट्स पर हम एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड देख रहे हैं, जो हमने देखा सरकार का भी जोर जिस पे है विमेन एम्पावरमेंट पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। हमारे पास सवाल आते हैं फीमेल्स के फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वो चाहे एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिला हो, एक टीचर हो, एक अपने एंटरप्रेन्योर हो, या कोई भी हो। एवरीबडी नाउ वांट्स टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट एंड वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो आई थिंक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू इंडिया एंड इट्स ग्रोथ टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस।